जूम हटा के in the previous video we have studied about the basic concept of integration, in which we study only that how to integrate the functions, but we don't know that what is integration. But in this video we are going to study about the integration, what is integration, what is the application of integration in the physics. Clear? So we are going for the integration. So here the integration is divided into two parts. The first part of the integration is said to be your indefinite integration, and the second part of integration is said to be your definite integration. Clear? ये दोनों इंटीग्रेशन क्या है आपके, बस बहुत ही जरा सा माइन्यूट सा फर्क है इनमें ये, और इन दोनों को कैसे करते हैं तो जो भी इंटीग्रेशन में करना है वो अपन प्रीवियस स्लाइड में खत्म कर चुके हैं. अपने स्टैंडर्ड फंक्शंस का क्या किया अपन ने, इंटीग्रेशन किया था. उन्हीं स्टैंडर्ड फंक्शंस का क्या करना है, आपको बार बार इंटीग्रेशन करना है. उसके अलावा कोई नया इंटीग्रेशन का रूल आपके पास नहीं है. बस ये इंटीग्रेशन की एक डेफिनेशन है, क्योंकि फिजिक्स में मैक्सिमम लगभग हर एक चैप्टर में 2 से 3 ऐसे डेरिवेशन जरूर होते हैं जहां पर अपन इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं. तो वहां पर इंटीग्रेशन का यूज़ क्यों करते हैं, इसके लिए क्या है, थोड़ा सा ये कंसेप्ट यहाँ पर क्या आपका ज़रूरी है. अदरवाइज बिना इसके भी आप इंटीग्रेशन को जितना पढ़ चुके हो वही इंटीग्रेशन उतना ही सफिशियंट है आपके लिए. क्लियर? सो यहाँ पर बारी बारी समझते हैं व्हाट इज योर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड व्हाट इज योर डेफिनिट इंटीग्रेशन. तो यहाँ पर क्या है, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन है, दैट इज योर fx. ये बात समझ में आ रही है. सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, इसका मतलब x की वैल्यू रखते जाओगे तो y की वैल्यू क्या होती जाएगी, मिलती जाएगी. तो मैं डिफरेंट x की वैल्यू रखता गया, y की वैल्यू मिलती गई, x की वैल्यू रखता गया, y की वैल्यू मिलती गई, और जब x की और y की वैल्यूज के कोऑर्डिनेट्स को मिला दी ये ग्राफ बन गया जिसका y इज इक्वल टू fx. ये बात समझ में आ रही है. अब किसी ने मुझे कहा कि ये बताओ, ये जो y इज इक्वल टू fx का जो ग्राफ आ रहा है इसके नीचे का एरिया कितना. ये बात समझ में आ रहा है. मतलब मुझसे कोई पूछ रहा भाई कि इस ग्राफ के नीचे का एरिया कितना है यहाँ पर, ये तो इसका टोटल एरिया क्या करना है, मुझको फाइंड आउट करना है. अब जब मैंने इस टोटल एरिया को देखा तो ना तो ये एरिया रेक्टेंगल का निकला, ना स्क्वायर का निकला, ना ट्रेपेजियम का निकला, ना कोन का निकला, ना सिलेंडर का निकला. ये बात समझ में आ रहा है. तो वी डोंट हैव एनी स्टैंडर्ड फार्मूलाज फॉर गेटिंग द एरियाज ऑफ सच टाइप ऑफ ज्योमेट्री. क्लियर? फॉर दिस we have to use the integration tool. The first use of integration is what? To find the area of uneven shape geometry. ये बात समझ में आ रही है. So यहाँ पर इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक छोटी सी स्ट्रिप क्या करते हैं अपन, कट करते हैं. तो यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप क्या कर ली अपन ने, यहाँ पर ये कट कर ली. क्लियर? क्योंकि एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर ही स्ट्रिप की क्या है, थिकनेस है, जो कि कैसी यहाँ पर बहुत ही कम है, और किसी भी चीज को बहुत कम करने के लिए उसके पहले d लगाते हैं. तो इसका नाम क्या हो गया आपका, ये दैट इज योर dx हो गया. ये बात समझ में आ रहा है. फिर यहाँ पर ये जो है ये किधर की ओर जा रही है, y एक्सिस तरफ. तो सपोज इसकी लेंथ कितनी ले ली अपन ने, y, और y किसके इक्वल है आपका, यहाँ पर ये fx के इक्वल. तो अगर इस सिंगल स्ट्रिप को अगर आप जूम करके कट करके बाहर निकालो, तो अगर जूम करके इसको कट करके बाहर निकाला जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगी आपकी स्ट्रिप. ये तो यहाँ पर क्या है आपका, ये dx है, और ये कितना है आपका, ये y. ये स्ट्रिप किस शेप में दिखाई दे रही है आपको, रेक्टेंगल के शेप में दिखाई दे रही है. अब अगर मैं पूछे इस पर्टिकुलर स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, तो ये तो क्या हो गया आपका, एक रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है. तो अगर मैं पूछूं इस स्ट्रिप का एरिया कितना, तो आप कह दोगे सर y इंटू कितना हो जाएगा, ये dx हो जाएगा. तो इसका स्ट्रिप का जो एरिया है, ये एरिया कितना आ जाएगा आपका, ये y इंटू dx आ जाएगा. करेक्ट? क्या ये एरिया, ये जो भी एरिया है, क्या इस कर्व के नीचे का पूरा एरिया है? नहीं, ये इस कर्व के नीचे का एक बहुत ही छोटे पोर्शन का एरिया है. इस छोटे पोर्शन को अपन ने क्या किया, स्ट्रिप की हेल्प से उसको कट किया. ये बात समझ में आ रही है. अब मुझसे ये थोड़ी पूछा गया कि इस कर्व के नीचे का ये इतना एरिया कितना होगा. मुझसे पूछा जा रहा पूरे कर्व के नीचे का टोटल एरिया कितना होगा. ये बात समझ में आ रही है. तो पूरे कर्व के नीचे का टोटल एरिया कितना होगा, तो इसके लिए किसी ने मुझसे कहा यार जब एक स्ट्रिप तो इस तरीके से कट कर सकता है, तो इस तरीके की कई ढेर सारे स्ट्रिप क्या कर लो, यहाँ पर ये कट कर लो. और जब एक स्ट्रिप का अगर आप एरिया निकाल सकते हो, तो उन सारे स्ट्रिप का भी क्या फाइंड आउट करो, आप एरिया फाइंड आउट करो, और सबके एरिया को क्या कर दो, आप ऐड कर दो. और जब सबके एरिया को ऐड कर दोगे, इस कर्व के नीचे का क्या आ जाएगा, आपको एरिया आ जाएगा. की बात समझ में आ रहा है. लेकिन ये बोलने में जितना अच्छा लगता है कि ढेर सारे स्ट्रिप लेके सबका एरिया निकाल लिया जाए, एक्चुअल में अगर इसको परफॉर्म करने जाएंगे तो उतना ही क्या पड़ेगा आपका, लेंथी पड़ेगा. क्यों लेंथी पड़ेगा, यहाँ पर देखो ध्यान से. अब ये स्ट्रिप मैंने अभी इतनी थी क्या की, इतनी थी यहाँ पर ड्रॉ की. कोई रहेगा जो इससे भी थिन स्ट्रिप ले सकता था इस तरीके से, कोई इससे भी थिन ले सकता था. इसका मतलब इस तरह की यहाँ पर इनफाइनाइट स्ट्रिप होंगी, और इनफाइनाइट वर्ड ही इतना है कि आप इनफाइनाइट एरिया निकालो, जो इनफाइनाइट एरिया को ऐड करोगे तो वो पॉसिबल यहाँ पर नहीं है.
तो यहाँ पर करना क्या है, हमें हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, हमारे हिसाब से सिंपल मैथमेटिक्स में क्या होना चाहिए कि भाई अगर इस स्ट्रिप का एरिया पता है तो इस जैसी ढेर सारी स्ट्रिप को कट करें जितने में इसका पूरा एरिया क्या हो जाए, आपका कवर हो जाए। तो अगर उन सब का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो इस कर्व के नीचे का क्या आ जाएगा, आपका ये एरिया आ जाएगा। तो उन सबको निकाल के ऐड करने के लिए ही ऐड के सिंबल को यहाँ पर इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई एक स्ट्रिप का एरिया निकालो, उसके पहले अपन ने इंटीग्रेशन लगा दिया। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया पता है, इंटीग्रेशन का मतलब हो गया यहाँ पर आपका कि इस तरीके की स्ट्रिप के जितनी भी इस तरीके की स्ट्रिप्स हैं उन सब के एरिया को आपने सम किया है और यहाँ पर क्या निकल आएगा, कर्व के नीचे का टोटल एरिया निकल आएगा ये। तो कैसे निकालते हैं एरिया कर्व के नीचे का, तो कुछ नहीं करना, एक सिंपल से स्ट्रिप कट करनी है, स्ट्रिप की हाइट y दे देनी है और इसकी थिकनेस कितनी दे देनी, df दे देनी है। एक स्ट्रिप का एरिया निकालो तो उसको क्या कर दो, अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो ये पूरी स्ट्रिप का क्या निकल आएगा, आपका ये पूरा एरिया आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। अब इसके न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं अपन, क्लियर। यहाँ पर इधर और इधर में भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी सेम फंक्शन है y और x का, सेम ग्राफ है, लेकिन यहाँ दो डॉटेड लाइन दी गई। अब दो डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर ये और नीचे लिखा है कि डॉटेड लाइन में इस पॉइंट पर x की वैल्यू a है और इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, b है। मतलब अब हमें इस कर्व के नीचे का एरिया तो चाहिए, लेकिन केवल इस डॉटेड लाइन के नीचे वाले कर्व का क्या चाहिए, हमको एरिया चाहिए। इसके ना तो इधर चाहिए ना तो इसके इधर चाहिए। इस कर्व में कुछ पता ही नहीं था कि हमें इस कर्व के नीचे का एरिया कहाँ तक निकालना, ये बात समझ में आ रहा है। ये कर्व कहीं खत्म नहीं हो रहा, आगे तक बढ़ता चला जा रहा था ये। तो बिना ये जाने कि इसका एरिया कहाँ तक निकालना, हमारे पास यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं था कि इसका जो एरिया निकालना है, ये जो रखा है ये कितने का एरिया, जितना बड़ा कर्व ये पूरे कर्व का क्या दे देगा, आपको एरिया दे देगा। और अगर कर्व आपका इनडेफिनिट हो गया, इनफाइनाइट तक चला गया, तो एरिया भी कितना आ जाएगा, इसका इनफाइनाइट आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा, मतलब यहाँ पर जो एरिया निकाला गया कर्व के नीचे का, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर कोई पोजीशन नहीं है कि हमको एरिया यहाँ से यहाँ के ही बीच में निकालना। तो यहाँ पर जो एरिया निकाला गया वो एक जनरल एरिया निकाला गया और वो डेफिनेट नहीं था, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रॉपर एक्स की वैल्यूज थी ही नहीं, कोई लाइन थी ही नहीं कि भाई इस लाइन के अंदर एरिया निकालना, अपने को एरिया निकालना। इसलिए क्या किया गया, इसको ये इस टाइप के इंटीग्रेशन को क्या बोला जाता है, आपका ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये और भी अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले इसको देखो, सेम कर्व है लेकिन इस बार हमारे पास पोजीशन है कि आपको इस कर्व के नीचे का एरिया बताना है और केवल कहां से कहां तक बताना है, x इक्वल टू a से लेकर कहां तक बताना है, x इक्वल टू b तक बताना है, ना तो इसके लेफ्ट साइड ना तो इसके राइट साइड। तो आप इस रीजन में जिसका एरिया चाहिए, यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप क्या करोगे, आप ये कट करोगे, बिल्कुल सेम टू सेम स्ट्रिप इस तरह से कट किया। इसकी लेंथ थिकनेस कितनी ले ली, dx, और इसकी लेंथ कितनी ले ली आपने, ये y ले ली। अब ये एक रेक्टेंगल है, इस स्ट्रिप का एरिया कितना आएगा, पहले भी लिख चुके हैं, कितना आ गया यहाँ पर स्ट्रिप का एरिया आपका, ये y इंटू dx आ गया। और जब इस स्ट्रिप का एरिया y इंटू dx आ गया, तो इस तरीके की अगर ढेर सारी स्ट्रिप इस रीजन के अंदर आप क्या कर लो, कट कर लो और सबका एरिया निकाल के ऐड कर लोगे, तो इस रीजन में इस कर्व के नीचे क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर अपन लगाते हैं क्या, इंटीग्रेशन। लेकिन इंटीग्रेशन में इस बार लिखना पड़ेगा कि कहां से कहां तक का एरिया निकालना है। तो इंटीग्रेशन में x की वैल्यू कहां से, a से लेकर कहां तक निकालना है, b तक। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको नीचे a और यहाँ लिखना पड़ेगा b, एंड दैट विल बिकम द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। तो जब भी इंटीग्रेशन के सिंबल्स में नीचे और ऊपर लिखा रहता है ये, तो ये जो a है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं अपन, ये लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो b है दैट इज सेड टू बी योर अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बात समझ में आ रही है। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं अपन, अपर लिमिट बोलते हैं। तो देखो दो तरीके से आपसे इंटीग्रेशन पूछा जा सकता है। एक इंटीग्रेशन जो पिछली क्लास में पढ़ा है, जहां पर सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन होता तो वहां कोई लोअर और अपर लिमिट नहीं होती थी। दूसरा इंटीग्रेशन ऐसा है जहां पर लोअर और अपर लिमिट यहाँ पर रहेगी। अब दोनों ही इंटीग्रेशन को अभी हम सॉल्व करेंगे सेम फंक्शन में, तो देखोगे कि एक की वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी तो उसको बोलेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक की वैल्यू बिल्कुल फिक्स आ जाएगी, एक नंबर आ जाएगी एक की वैल्यू, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आई होप ये यहाँ तक आपको हिसाब किताब कुछ समझ में आया होगा इंटीग्रेशन का,
कि इंटीग्रेशन क्या है बेसिकली। तो इंटीग्रेशन एक तरीके से समेशन होता है जब भी हमें एरिया अंडर द क्या निकालना पड़ता है, ये कर्व निकालना पड़ता है, करेक्ट। Okay, now we are going to some problem based on your definite and indefinite integration and why they are called your definite and indefinite। तो प्रीवियस टॉपिक में देखा था जहाँ पर एरिया अंडर द कर्व निकालना हो, हमारे पास कोई पोजीशन ही ना हो कि कहाँ से कहाँ तक निकालना है, तो दैट इज सेट टू बी योर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और जहाँ पर हमारे पास प्रॉपर लिमिट हो और जहाँ पता हो हमें कि कहाँ से कहाँ तक निकालना है आपका एरिया अंडर द कर्व, तो दैट इज सेट टू बी योर डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है आपका, ये इसको हमें सॉल्व करना है। ये बहुत ही इजी इंटीग्रेशन, क्लियर। इसका मैंने पिछले टर्म में बताया था, एक्स क्यूब पर करना है तो किस फॉर्म में है, ये एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में। और अगर ये एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में है तो कितना होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई कितना होता है, एन प्लस 1 होता है। तो एन की जगह कितना यहाँ पर 3 है, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद जब आते हैं अपन ये इसमें, तो ये हो गया क्या, इसका आंसर हो गया कि भाई इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना हो गया आपका, ये हो गया एक्स टू द पावर 4/4। अब यहाँ एक्स की जितनी वैल्यूज रखते जाओगे, एक्स की वैल्यू 1 रख दोगे तो आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4, एक्स की वैल्यू 2 रख दोगे कुछ और आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 रख दोगे कुछ और आंसर आ जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आ रही है, क्या ये वैल्यू डेफिनेट वैल्यू है, नहीं, ये वैल्यू इनडेफिनिट है। आप x की जितनी डिफरेंट वैल्यूज रखोगे वहां पर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू उतनी क्या आएगी आपकी, है डिफरेंट आएगी। ये बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ पर आते हैं, जैसे इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पर लिमिट लगा दिया, इसको क्या पढ़ेंगे, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम लिमिट 2 to 4। क्या रीड करेंगे, ध्यान समझना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम लिमिट 2 to 4। कोई प्रॉब्लम इसमें, और ये लोअर लिमिट ही है अपर लिमिट। तो व्हेनेवर द लिमिट इज प्रेजेंट इनसाइड एन इंटीग्रेशन, वहां पर बिल्कुल परेशान नहीं होना। सबसे पहले ट्रीट करो लिमिट है ही नहीं। अगर लिमिट नहीं होती तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाता, एक्स टू द पावर 4/4। तो पहले एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कर लो, ये आ जाएगा एक्स टू द पावर 4/4। फिर यहाँ पर लगाओ ब्रैकेट, और ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, लिमिट, दैट इज योर 2 से लेकर कहां तक आपका ये 4 तक लिखना है। अब ध्यान समझना, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, x के रेस्पेक्ट में। तो लिमिट में किसकी वैल्यूज रखी रहेंगी, x की वैल्यूज रखी रहेंगी। याद करो पिछला डायग्राम, x इक्वल टू a से मैंने कहां तक लिखा था, वहां पर x इक्वल टू b तक। इसका मतलब ये जो अगर यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में करते ना तो ये वैल्यू टाइम की होती, अगर यहाँ पर वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में करते तो ये वैल्यूज वेलोसिटी की होती। लेकिन अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वैल्यूज किसकी, आपकी यहाँ पर ये x की। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें है। तो ये वैल्यूज यहाँ पर किसकी, x की वैल्यू 2 से कहाँ तक ले जाना है, इसको आपको ये 4 तक ले जाना। तो जैसे ही x क्यूब का आपने इंटीग्रेशन किया तो कितना आ गया, x टू द पावर 4/4, और लिमिट है कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 4 तक। क्योंकि ये वैल्यूज किसकी, x की, तो यहाँ पर दैट इज सेट टू बी योर अपर लिमिट, और इसको क्या बोलते हो आप, ये दैट इज योर लोअर लिमिट। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो 4 है ये x की वैल्यू अपर लिमिट। तो सबसे पहले जो भी आंसर आता है वहां पर x की जगह सबसे पहले अपर लिमिट रखी जाती है, फिर माइनस लगाकर x की जगह क्या रखना होता है आपको, लोअर लिमिट। तो x की जगह सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं ये, तो 4 टू द पावर 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4, माइनस कितना हो जाएगा ये 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब ध्यान समझ आइए, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में। तो जहां जहां x आएगा वहां x की जगह पहले 4 रख दो, क्लियर। फिर माइनस साइन लगाकर x की जगह क्या रख दो आप, 2 रख दो। तो कैसे लिमिट्स को रखते हैं हमेशा, अपर लिमिट माइनस क्या करते हैं आप, ये लोअर लिमिट करते हैं। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पावर कितनी बचेगी आपकी, ये 3 बचेगी। तो ये कितना आ जाएगा आपको, ये दैट इज योर 64, माइनस ये कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा कैंसिल हो कितना 4, और ये आंसर कितना आ गया देखो आपका ये 60। और 60 एक फिक्स्ड नंबर है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है जिसमें लिमिट आ रही थी, ये इंटीग्रेशन कैसा इंटीग्रेशन है आपका, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है। और जिस इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं लगेगी उसका आंसर हमेशा कैसा आएगा, इनडेफिनेट आएगा। आंसर तो आएगा लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट इसकी कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं हो। ये बात समझ में आ रही है। कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं यहाँ पर अपन, ये जैसे यहाँ पर किसी ने कह दिया आपको इसको इंटीग्रेट करना है, दैट इज योर 0 से π/2।
एंड दैट इज योर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कितना लिख दिया किसी ने, ये dx लिख दिया। ये बात समझ में आ रहा है? कह रहा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आपकी है, दैट इज योर 0 से π/2। तो इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगी, तो सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेट करो। ये बात समझ में आ रही है? इंटीग्रेशन साइन एक्स का होगा और इंटीग्रेशन किसका होगा, आपका कॉस एक्स का होगा। इसको अलग अलग डिवाइड कर लो आप। इसको लिख सकते हो आप 0 से π/2 साइन एक्स इंटू dx और प्लस लिख सकते हो इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x इंटू कितना हो जाएगा आपका, ये dx हो जाएगा। नाउ यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो ये कितना होता है आपका, ये माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का कितना होता है, माइनस कॉस एक्स। और ब्रैकेट लगा के लिमिट 0 से कहाँ तक है आपकी है, दैट इज योर π/2 तक। फिर प्लस है कॉस एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन आपका, ये साइन एक्स है। और लिमिट 0 से कहाँ तक है आपकी है, π/2 तक। ये बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। तो ये किसके रेस्पेक्ट में था, एक्स के रेस्पेक्ट। इसको मतलब ये सारी वैल्यूज किसकी थी, एक्स की। तो जहां जहां एक्स आएगा वहां पहले अपर लिमिट रखोगे, फिर माइनस साइन लगाकर वहां क्या रखोगे, आप लोअर लिमिट रखोगे। तो सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करोगे, ये माइनस कॉस अपर लिमिट कितनी आपकी है, π/2। फिर एक माइनस साइन लगाओगे, ऑलरेडी पहले से माइनस है, फिर लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस कॉस कितना हो जाना है आपका, ये 0 हो जाना है। फिर यहाँ पर आ जाएंगे प्लस, यहाँ पर एक्स की जगह अपर लिमिट रखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये साइन π/2 और माइनस कितना हो जाएगा लोअर लिमिट, दैट इज योर साइन 0। एक्स की जगह एक बार π/2 रखो, फिर माइनस साइन लगाकर एक्स की जगह एक बार आप 0 रख दो। बस इसी को सॉल्व करना है। π/2 का मतलब होता है 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ से कितना हो गया, इसकी वैल्यू आपकी है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 0 माइनस cos 0 की वैल्यू होती 1, तो चूंकि माइनस cos 0 दी आ जाएगी -1, प्लस साइन 90 π/2 90 डिग्री होता है, कन्वर्ट कर लेना इसको। इसकी वैल्यू होती 1 और 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, ये 0 होती है। ये माइनस माइनस प्लस 1 तो आंसर कितना आ गया इसका आपका, ये 2 आ गया। और इसका आंसर कैसा है आपका, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये आंसर। ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो है इंटीग्रेशन आपको, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। किस तरीके से आपको वैल्यूज रखनी है, किस तरीके से नहीं रखनी है, इसको अच्छे से सीख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जोन होता है। ये बात समझ में आ रही है? एक आध प्रॉब्लम और करते हैं इसकी अपन, ठीक है। लिमिट 0 से π/2 ही रखते हैं, और किसी ने कहा कि इंटीग्रेट करो आप जो है, दैट इज योर साइन आपका x 2x प्लस π/3 इंटू dx। ये बात समझ में आ रही है? आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा रखा है उसने, ये दैट इज योर 0 से π/2 लगा रखा है। ये बात समझ में आ रही है? डन। सो यहाँ पर देखो होगा क्या, ये अगर ये साइन पूरा x होता तब तो इसको कॉस कर देते, आंसर प्लस में रहेगा, थोड़ा सा इजी रहेगा इसको समझा पाना। क्लियर? अगर ये cos 2x प्लस π/3 इसको इंटीग्रेट कर लो, तो मैंने बताया था इंटीग्रेशन में भी एक छोटा सा चेन रूल है, जिसको एग्जैक्टली चेन रूल नहीं बोलते, लेकिन चेन रूल की तरह यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर है क्या, ये अगर ये पूरा x हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, cos x, और cos x का कितना होता है, sin x। इसका कितना हो जाएगा आपको, ये sin x, x का मतलब कितना, 2x प्लस π/3। ये बात समझ में आ रही है? होल डिवाइड बाई, जिसको x लियो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है x के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा d/dx ऑफ कितना, 2x प्लस π/3। ये बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर एक लाइन खींच दो और लिमिट लिख दो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। या तो पूरे ब्रैकेट में रख के 0 से π/2 रखो, या सिंगल लाइन खींच के भी आप डेफिनेट मतलब कि लिमिट्स को क्या कर सकते हो, आप शो कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये ऊपर तो एज इट इज ऐसा ही रहेगा, साइन 2x प्लस कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा ये। बट नीचे अगर सॉल्व करोगे तो एक्स्ट्रा 1 हो जाएगा, π/3 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा आपका, ये 2 बचेगा। और लिमिट 0 से कहाँ तक है आपकी, ये π/2 तक। अब आपको क्या रखना है, यहाँ पर आपकी ये लिमिट रखना है। तो जब लिमिट रखेंगे तो किस तरीके से रखेंगे, ध्यान से देखो इसको। ये x की जगह सबसे पहले अपर लिमिट,
फिर ओवरऑल माइनस साइन एक्स की जगह कितना रखना है आपको, 0 रखना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये ध्यान से, तो कितना हो जाएगा, देखो आपका ये हो जाएगा ये साइन 2 इंटू अपर लिमिट कितनी है आपकी है पाई बाई 2 प्लस कितना है आपका पाई बाई 3 और होल डिवाइड बाई कितना है आपका 2। फिर माइनस साइन लगाकर आपको लोअर लिमिट रखनी है। लोअर लिमिट कितनी है आपकी 0 है, एक्स की जगह केवल 0 रख दो। ये कितना हो जाएगा आपका ये साइन 2 इंटू 0 प्लस कितना हो जाएगा आपका ये दैट इज योर पाई बाई 3 होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये 2 से 2 क्या हो गया आपका ये कैंसिल हो गया। ये बचा साइन पाई प्लस पाई बाई 3। पाई होता है 180 डिग्री, पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री। तो 180 प्लस 60 कितना हो गया 240 डिग्री। तो साइन 240 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो क्लास 10 की मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में एसटीसी रूल। तो साइन 240 की वैल्यू कितनी होगी आपकी है, तो इसको आप क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से सॉल्व होने के बाद ये कितना आ जाएगा, देखो ये इस पूरे एंगल को लिख देता हूँ मैं इस तरीके से, ये हो जाएगा साइन 240 डिग्री होल डिवाइड बाई 2 माइनस ये 0 हो गया, ये साइन 60 डिग्री है, तो ये कितना हो गया साइन 60 डिग्री होल डिवाइड बाई कितना आ गया आपका ये 2 आ गया। अब साइन 240 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपकी है, तो साइन 240 डिग्री की वैल्यू होती है, मैं बता रहा हूँ ये होती है -√3/2। ये बात समझ में आ रहा है। और इसकी कितनी होती है आपकी +√3/2। क्लियर, इसकी वैल्यू कितनी होती है -√3/2 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है +√3/2। जब आप वैल्यूज को रखोगे ये दोनों कैंसिल, ये आपका जो आएगा आंसर ये कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो इसकी वैल्यू कितनी -√3/2 होल डिवाइड बाई 2 और माइनस इसका कितना है √3/2 होल डिवाइड बाई 2। ये √3/4 √3/4 होल डिवाइड बाई 2 का मतलब कितना √3/4 √3/4। ये आ जाएगा, इसका आंसर जो आ जाएगा बच्चा ये आ जाएगा -√3/2। आप इसको क्या करोगे सॉल्व करोगे, यही इसका क्या होगा आपका ये आंसर होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर कहीं पर भी इंटीग्रेशन में अगर आपको लिमिट लिखकर मिल जाए तो आप उसको सही तरीके से क्या कर सकते हो इंटीग्रेट कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है। तो कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूँ केवल आपके प्रैक्टिस के लिए, उसको आप घर में प्रैक्टिस करोगे और उसका होमवर्क भी मान सकते हो इसको ये, और उसको आप सोल्यूशन भी इसका क्या करोगे मुझे सेंड करोगे। होमवर्क फर्स्ट, करेक्ट। दी आर द 4 न्यूमेरिकल्स जिनको आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको इसको ये सॉल्व करना है। घर पे इसको अच्छे से क्या करोगे आप सॉल्व करोगे। ओके ओके। और नेक्स्ट टॉपिक इज जो लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, जैसा कि पहले बताया मैंने, ये सपोज y इज इक्वल टू क्या लिखा है log x, और यहाँ पर ये जो लिखा रहता है log x, यहाँ जो e लिखा है दैट इज सेड टू बी द बेस। इसको क्या बोलते हैं, log का बेस कितना है यहाँ पर e है। तो अगर कोई भी log x लिखा हुआ, अगर उसका बेस कितना होता है आपका e होता है, e क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको आगे बता रहा हूँ थोड़ी देर में अभी। तो इसको आप ln x लिख सकते हो। अगर कहीं पर ln x लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड है कि इसका बेस कितना हो चुका है आपका ये दैट इज योर e हो चुका है। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये होता है log x। तो बेसिकली log में मुझे केवल प्रॉपर्टीज बतानी, क्योंकि log का बहुत ज़्यादा यूज फिजिक्स में नहीं है। हाँ, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं वहाँ पर log का यूज पड़ता है आपका, ठीक है। तो log की केवल बेसिक प्रॉपर्टीज में आपको बताने वाला हूँ ये। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कैसे है ये, जैसे यहाँ पर लिखा है log, क्लियर, कहीं पर लिखा है ये log
m इंटू एन लिखा हुआ है और बेस कितना यहाँ पर आपका ये e है। लॉग के अंदर x की जगह क्या लिखा हुआ है m इंटू एन। क्लियर? तो अगर लॉग की जगह x की जगह m इंटू एन लिखा हुआ है ना तो आप इसको लिख सकते हो क्या, अलग अलग कर सकते हो, लॉग m बेस e प्लस लॉग क्या कर सकते हो आप n बेस e कर सकते हो। ये बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। जैसे यहाँ पर क्या कहा मैंने कि अगर x की जगह कुछ प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो वो अलग अलग लॉग के साथ समेशन में चला जाता है। क्लियर? फिर सेकंड यहाँ पर कैसा है देखो, ये दैट इज योर लॉग बेस e m डिवाइड बाय कितना है, अगर आपका ये n। क्लियर? m डिवाइड बाय कितना है, ये n है। तो यहाँ पर ये किस में चला जाएगा, ये अगर डिवीजन है तो यहाँ पर प्लस जगह माइनस आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा लॉग m बेस e माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये लॉग n बेस e हो जाएगा। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी लॉग की है कि दैट इज योर लॉग e इंटू m टू द पावर n। x की जगह कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, ये m टू द पावर अगर n लिखा हुआ है तो इसकी जो पावर रहती है निकल कर क्या हो जाती है आपकी, बाहर आ जाती है। ये हो जाता है n log m। ये बात समझ में आ रही है? ये बेसिक 3 प्रॉपर्टीज है जो मैक्सिमम केसेस में लॉग जब भी आएगा लगभग यही तीनों प्रॉपर्टीज बार बार क्या होती हैं आपकी, ये यूज होती हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो क्या है सबसे पहले, ये log बेस e m इंटू एन कितना हो जाएगा, log m प्लस है। m डिवाइड बाई n है तो ये कितना हो जाएगा, log m माइनस n हो जाएगी। m टू द पावर n है तो ये कितना हो जाएगा, n log m हो जाएगी। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज योर log यहाँ पर है आपका ये e बेस e। अगर x की जगह भी e आ जाए ये log e बेस e मिलेगा ना। ये क्यों e बेस e नहीं है, जैसे सपोज यहाँ 10 और यहाँ भी 10 हो जाए, यहाँ 5 हो यहाँ भी 5 हो जाए, यहाँ 20 हो यहाँ, मतलब अगर अंदर का बेस अगर उसके नंबर इक्वल हो जाए तो उस log की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, ये 1 हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है? तो log e बेस e कितना होता है आपका, ये दैट इज योर 1 होता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये डन। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है, मुझे इस log का क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। ये बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर जो x की वैल्यू रहेगी ये हमेशा 1 या 1 से ज्यादा रहेगी। ये बात समझ में आ रहा है? ध्यान से बोलना, इधर सुनते हैं। जब अपन log का ग्राफ खींचते हैं, ये यहाँ पर क्या है आपका, ये y है और ये यहाँ पर क्या है आपका, ये x। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ये बात समझ में आ रहा है? करेक्ट? यहाँ पर x की वैल्यू रहती है 1, तो इसका मतलब इसका ग्राफ 1,0 से होकर क्या होता है, पास होता है। ये बेसिकली ज्यादा नहीं बताना, मुझे बहुत डिटेल में नहीं जाना है। ये वैल्यूज आप क्लास 12th की मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, मैथ्स वाले, और बायो वालों कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं, उनके लिए फार्मूलाज क्या है आपकी, सफिशिएंट। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखो है क्या आपका, ये कि ये log का क्या होता है आपका, ग्राफ होता है। करेक्ट? अब अगर ये log का क्या है आपका, ये ग्राफ है। डन। तो अगर कोई पूछे कि भाई log 1 की वैल्यू कितनी होती, क्लियर, log 1 की वैल्यू कितनी होती, तो आप x जगह कितना रखोगे, 1। और जब x की जगह 1 रख रहे हो, ये ग्राफ यहाँ कट कर रहा है और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये इसको मैं बेस 10 पे बताऊंगा अभी मैं कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0 होती। ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये ऑरिजिन के ऊपर जाओगे तो y की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। ऑरिजिन से नीचे जाओगे तो y की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। अगर आप x की वैल्यू 1 से ज्यादा रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, तो log की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। लेकिन अगर आप x की वैल्यू 1 से कम रख दो, 0.5 रख दो, 0.3 रख दो, तो जो log की वैल्यू है वो कैसी आ रही है आपकी, ये नेगेटिव आ रही है। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यहाँ पर क्या है आपका, ये ध्यान समझना। और यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप माइनस में रख दोगे तो वहां पर तो कोई ग्राफ ही नहीं है, वहां पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड का मतलब समझ रहे हो, इस फंक्शन की कोई भी वैल्यू उधर पर नहीं मिलेगी। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखो है कि आपका ये हिसाब किताब जो मैंने बताया कि यहाँ पर ये जो log x वाला जो फंक्शन है, ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो log x कैसा होगा आपका, ये दैट इज योर पॉजिटिव होगा। क्लियर? लेकिन अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो यहाँ पर जो log x होगा ये कैसा होगा आपका, ये नेगेटिव होगा। और अगर संयोग से x की वैल्यू 1 है
तो log x कितना होगा आपका ये, तो दैट इज योर 0। तो कोई पूछे कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, योर आंसर मस्ट बी योर 0। ये बात समझ में आ रही है। तो लॉग में कुछ खास नहीं बताना होता है, बस बेसिक फार्मूलाज है, उन बेसिक फार्मूलाज से क्या कराना है आपको, ये प्रैक्टिस कराना होता है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि लॉग के अंदर अगर चीजें प्रोडक्ट में आती है तो उसको इंडिविजुअल लॉग में समेशन में लिख सकते हो, अगर लॉग के अंदर की चीजें डिवीजन में तो उसको इंडिविजुअल लॉग में आप सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो। लॉग के अंदर अगर कोई भी नंबर के ऊपर पावर है तो दैट पावर विल कम आउट फ्रॉम द लॉग। लॉग के अंदर अगर नंबर और उसका बेस सेम है, द वैल्यू ऑफ लॉग विल बिकम हाउ मच, दैट इज योर 1। ये बात समझ में आ रही है। एंड वन मोर थिंग, log 1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0। लॉग के अंदर अगर x कभी भी नेगेटिव आ गया तो वो लॉग कभी भी डिफाइन नहीं होता है। जैसे अगर मैं पूछूं √4 की वैल्यू कितनी होती है तो आप कहोगे सर +-2, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैं एक पूछूं सर -√4 होगी तो आप कहोगे हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंडर के अंदर तो कभी नेगेटिव साइन आ ही नहीं सकता। वही सेम लॉग के साथ होता ही है कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अगर नेगेटिव हो जाएगी इसका आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब इसको मैथमेटिक्स में आज तक पाया ही नहीं गया है कि इसकी वैल्यू क्या हो। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। अब यहाँ पर जो एक छोटी सी चीज है जो अभी तो काम नहीं आएगी लेकिन क्लास 12 में बहुत ज्यादा काम में आती है, और वो चीज होती है कि अगर मुझे ई बेस की जगह सबसे पॉपुलर लॉग होता है वो अगर यहाँ बेस 10 लिखा होता है तो सबसे पॉपुलर लॉग होता है, और उसकी वैल्यू भी हमारे पास होती है। जैसे कोई कहे कि log 2 की वैल्यू कितनी होगी, किस पर, बेस 10। ये बात समझ में आ रही है। इसकी वैल्यू होती है आपकी 0.3010। कोई कहे log 3 की वैल्यू कितनी होगी आपकी बेस 10 पर, इसकी वैल्यू होती है 0.4771। मतलब जितनी भी लॉग टेबल आती हैं बुक्स में पीछे बनी होती हैं, उन लॉग टेबल्स में से लॉग की आप किसी भी नंबर्स की वैल्यू निकाल सकते हो, बशर्ते वो नंबर्स कैसे होने चाहिए आपके, किस बेस पर वो नंबर होंगे आपके, ये दैट इज और बेस 10 पर रहेगा तो आप लॉग से उससे किसी का भी क्या निकाल सकते हो, वैल्यू आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। तो भाई हमने पढ़ा कौन सा बेस, ई बेस, और हमें किस में कन्वर्ट करना है, 10 बेस में। तो जब भी यहाँ पर ध्यान से समझना है, यहाँ पर ये ध्यान से सुनोइए कि जब भी यहाँ पर क्या हो गया, जैसे यहाँ पर लिखा है आपका ये log x बेस e, इसको कन्वर्ट करना है बेस e को 10 में, तो दैट इज योर log x बेस 10 में क्या करना है, इसको ये कन्वर्ट करना है। तो बेस e को आप बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, बशर्ते कन्वर्जन के दौरान बेस 10 की तरफ एक नंबर से मल्टीप्लाई करना रहेगा और उस नंबर को बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, दैट इज योर 2.303। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं ये तो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स मैथ्स और बायो दोनों देखते हैं, ये मैथ्स वाले तो अपना पढ़ ही लेंगे, बायो वालों के लिए बस इतना जरूरी है कि जब भी बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है आपका ये, दैट जो 2.303 से कन्वर्ट करोगे तो लॉग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस 10 में। और बेस 10 में कन्वर्ट करने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, वो जरूरत हमें इसलिए पड़ती है बेस 10 में कन्वर्ट करने की, क्योंकि मैक्सिमम लॉग टेबल्स में जो भी सारी वैल्यूज रहती हैं किसी भी लॉग की, वो किस बेस पर दी रहती हैं, आपकी बेस 10 पर दी रहती है, इसलिए बेस 10 में कन्वर्ट करना हमें जरूरी होता है। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछे log 10 की वैल्यू कितनी होगी, करेक्ट, दैट इज योर log 100 की वैल्यू कितनी होगी, log 1000 की वैल्यू कितनी होगी, तो log 10 की वैल्यू किस पर, बेस 10 पर। सबकी वैल्यू किस पर पूछ रहा हूँ, बेस 10 पर। और अगर नंबर और बेस सेम हो जाता है तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, तो log 10 की वैल्यू कितनी होगी, 1। log 100 निकालना है तो log 100 को लिख सकते हो 10 स्क्वायर बेस 10, और m टू द पावर n में पावर बाहर आ जाएगी तो ये हो जाएगा आपका ये 2 log 10 बेस 10, तो ये 10 बेस 10 कितना हो गया, 1, 2 into 1 कितना आ गया, 2, दैट इज योर 10 टू द पावर 3, 3 बाहर आ जाएगा, 10 10 बचेगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये 3 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। बस एक लास्ट चीज और तो थोड़ा सा लॉग में मुझे बतानी है ये, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर कुछ खास न्यूमेरिकल्स नहीं बताने जा रहा मैं, ठीक है, बस अब एक लॉग फंक्शन की और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग की क्या करनी, मुझे ये बात करनी, ये बात समझ में आ रही है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ, दैट इज योर प्रॉब्लम, क्लियर। और प्रॉब्लम यहाँ पर इस तरीके से ही है, दैट इज योर log x स्क्वायर, करेक्ट, और बेस यहाँ पर कितना आपका 10 इज इक्वल टू 2, क्लियर। इफ log x स्क्वायर बेस 10 इज इक्वल टू 2, तो पूछता है फाइंड वैल्यू ऑफ x, क्लियर, x की वैल्यू क्या होगी, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो x है वो किसके अंदर आ रहा है, आपके लॉग के अंदर आ रहा है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व करना है, डन, जहाँ पर लॉग क्या रहे आपका इन्वॉल्व रहे, तो ध्यान समझना है। यहाँ पर ये लॉग के अंदर लिखा हुआ नंबर और ये लॉग की क्या है, बेस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर x स्क्वायर,
और log हटाना है हमें, और 10 को इधर भेज देंगे ये, और 10 की पावर इतना, x स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो इसको 10 टू द पावर 2। ये बात समझ में आ रहा है? x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 10। मतलब क्या कहा, ध्यान समझिए, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी तो अपने को यहाँ से log क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और log किस तरीके से रिमूव होगा ये, तो जब भी log को रिमूव करते हैं उसका नंबर तो बचेगा, लेकिन जो log की बेस रहेगी वो बेस राइट साइड वाला जाएगी और उस राइट साइड वाले को अपने पावर में रख लेगी। ये बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पर ध्यान से सुनो, एक सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। ये फर्स्ट थी, एक सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, उसमें भी x को ही क्या करना है आपको फाइंड आउट करना। दैट इज योर log x minus 4 base 2 is equal to 1। क्लियर? हमसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका ये, दैट इज योर फाइंड x की वैल्यू कितनी होगी। तो x की वैल्यू के लिए log को हटाना पड़ेगा, log को हटाओगे तो कितना बचेगा ये x minus 4, और इसका जो बेस होगा उधर जाएगा उसको अपनी पावर में ले लेगा, इज इक्वल टू इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर 1, दैट इज योर 2। तो x इक्वल टू 4 इधर ले जाओ तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होता है आपका बेसिक लॉग है। लॉग में बस इतनी प्रॉपर्टीज पढ़नी जो आपको फिजिक्स में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फिजिक्स बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है आपकी 11th-12th की, ठीक है, तो इतने लॉग से काम चल जाता है। तो आई होप कुछ समझ में आया होगा आपको वीडियो में। ओके, इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।